हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते सभी को। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी की, और माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी में हमने लास्ट में कॉबर का मत पढ़ा था। कॉबर के मत को पढ़ने पर हमने जाना कि किस प्रकार से कॉबर ने भूसन्नतियों के माध्यम से पर्वतों के निर्माण की उत्पत्ति के बारे में बताया। कॉबर ने अपने थ्योरी को, अपने सिद्धांत को एक महत्वपूर्ण आधार दिया। ये कह सकते हैं कि एक मत को लेकर साथ में चला, और जिसको हमने संकुचन कहा। तो कॉबर का मानना है कि पर्वतों के निर्माण में जो बल लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण संकुचन होता है, और ये संकुचन सबसे पहले जो जियोसिंक्लाइन होती है, भूसन्नति होती है या भू अभिनति होती है, वहाँ से होना प्रारंभ होता है। उस भूसन्नति में या भू अभिनति में धीरे धीरे समय के साथ साथ अवसाद इकट्ठे होते जाते हैं। नदियों के द्वारा अवसाद इकट्ठा होता जाता है, तलछट अवसाद सेडिमेंटेशन वहाँ होता है, और वो पहले वर्टिकली डाउनवर्ड मूवमेंट होता है वहाँ पर। और जो दो स्थलीय भाग है, वह दोनों स्थलीय भाग जो होते हैं वह हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं, और हॉरिजॉन्टल मूव होने के कारण वो जो भूसन्नति होती है या जियोसिंक्लाइन होती है, वो धीरे धीरे किस प्रकार से उठना प्रारंभ करती है, अपवर्ड मूवमेंट उसका होता है, उस पर हमारी चर्चा हुई थी। तो हम कॉबर का मत पढ़ चुके हैं, और इस सेशन में आज हम बात करने वाले हैं होम्स के मत की। जो होम्स का एविडेंस है, हम उनकी बात करेंगे। तो होम्स का जो सिद्धांत है वो संवैनिक धाराओं पर आधारित है। होम्स का मानना है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में संवैनिक धाराएं उत्पन्न होती हैं, और संवैनिक धाराओं उत्पन्न होने का प्रमुख कारण यह है कि जो मेंटल का भाग है, जिसको स्वेस ने ऊपरी भाग को सियाल बताया था और उसके निचले भाग को सीमा बताया था, और जो न्यू एविडेंस हम पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, उसमें हम पढ़ते हैं ऊपरी भाग परपट्टी कहलाता है, भूपरपट्टी जिसको हम कहते हैं। फिर क्रस्ट वाला पार्ट भूपरपट्टी के साथ में सम्मिलित रहता है, और फिर उसके बाद मेंटल का पार्ट आता है। तो उसके आसपास का जो भाग होता है, जो विस्केसियस फॉर्म में होता है, जिसको हम एस्टोनोस्फीयर कहते हैं, यहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम टाइप में, थोरियम टाइप में पाए जाते हैं, जो होम्स कहते हैं। और कहीं ना कहीं ये जब डिफ्यूज़न इनमें होता है, इनका संयोजन वियोजन जब होता है, तो ये बहुत अधिक ऊर्जा देते हैं, और जिसके माध्यम से वहाँ ऊर्जा अधिक हो जाने के कारण वहाँ तापमान बहुत अधिक होता है। और उसके पश्चात वह तापमान इतना अधिक हो जाता है कि वहाँ से संवैनिक धाराएं ऊपर की ओर चलना प्रारंभ हो जाती है, और ऊपर की ओर उन्हें धक्का देती है। जो हमारे सियाल रूपी महाद्वीप है, उनको संवैनिक धाराएं ऊपर की ओर धक्का देती है, और धक्का देने के परिणाम स्वरूप वहाँ पे दोनों ही प्रकार की गतियाँ होती है, जो हमने प्लेट मार्जिन में पढ़ा था। तो हम जब होम्स की थ्योरी को पढ़ते हैं, तो होम्स की थ्योरी ऑलमोस्ट 1928-29 के समय की थ्योरी है, सिद्धांत उस समय इन्होंने दिया था। और जब हम प्लेट टेक्टोनिक की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 1960s के आसपास की वो थ्योरी मानी जाती है। तो ये जो समय है, लगभग 30 वर्ष का जो समय रहा, या 25 से 28 वर्ष का जो समय रहा बीच का, इस समय में हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं होम्स की थ्योरी ने उस प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी को एक आधार प्रस्तुत किया होगा, और किस प्रकार से पर्वतों का निर्माण हुआ ये होम्स ने बताया कि दोनों ही तरह की गतियाँ हो रही है। अभिसारी गति भी होती है और अपसारी गति भी होती है, जिसको हम पूर्व की कक्षाओं में प्लेट टेक्टोनिक का जो टॉपिक था, वहाँ हम इसको कवर करके आए हैं। तो आई होप आपने वो टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा कि किस प्रकार से उसमें हमने 3 प्लेट मार्जिन पढ़ा था, लेकिन यहाँ 2 प्लेट मार्जिन की बात हमेशा होती है और हमेशा होती रहेगी आगे तक। चाहे आप ज्वालामुखी को पढ़िए, भूकंप को पढ़िए, वहाँ पर हम 2 प्रकार की प्लेट मार्जिन को अवश्य पढ़ेंगे। और नहीं तो कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं जब भूकंपीय क्रिया होती है, ज्वालामुखी क्रिया होती है, तो कहीं ना कहीं 2 प्लेटों का अभिसरण होता होगा या उनका अपसरण होता होगा।
2 क्रियाएं होती होगी। 2 क्रियाओं के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। नहीं तो अभी हम जो डायग्राम बनाएंगे, और हमने प्लेट टेक्टोनिक में भी वो डायग्राम बनाया था, सेम डायग्राम यहाँ पर भी बनेगा। तो यहाँ पर भी आपको मैं अपसारी और अभिसारी एक बार पुनः समझा दूंगा। यदि आपको वहाँ पर नहीं भी समझ में आया हो तो आप यहाँ पर इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर में कॉपर को हमने पढ़ लिया था। कॉपर का जो माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी था ओरिजिन के आधार पे था, और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम होम्स का मत, जो कि कन्वेंशनल थ्योरी पर आधारित है, कन्वेंशनल करंट पर आधारित है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखना चाहेंगे, हम यहाँ पॉइंट लिख देते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, होम्स का समवैनिक धारा का सिद्धांत। यहाँ लिख देते हैं होम्स का समवैनिक धारा का सिद्धांत। यानी इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं होम्स महोदय का जो समवैनिक धारा का जो सिद्धांत है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। इंग्लिश में बोलेंगे कन्वेंशनल करंट का सिद्धांत, कन्वेंशनल करंट की थ्योरी बाय होम्स। ठीक है, तो इसमें होम्स ने बताया है कि किस प्रकार से समवैनिक धाराएं जनरेट होती है, कहाँ से जनरेट होती है, उसकी हम चर्चा करेंगे, और कैसे फिर ये महाद्वीपों को एक बल प्रदान करती है। देखिए, जो भी हम थ्योरी पढ़ते हैं, या अभी तक हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है शुरू से लेके अभी तक, और आगे भी हम जो थ्योरीज को कवर करेंगे, जितने भी हमें टॉपिक कवर करने हैं, तो हर थ्योरी के अपने अपने मत होते हैं, और हर थ्योरी के अपने अपने आलोचनाएं होती है, उनका क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये नेचुरल फैक्ट है। कोई व्यक्ति अपनी बात कहेगा तो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो उसकी आलोचना करेगा, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कोई आलोचना करे तो हमें कोई मत दे ही नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हमें मत को भी पढ़ना है, मत देते भी हैं, हम अपने एविडेंस भी रखते हैं कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा शायद। तो हम बात कर रहे हैं होम्स का समवैनिक धाराओं का सिद्धांत। अब होम्स का समवैनिक धाराओं का सिद्धांत को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो होम्स महोदय, ये होम्स महोदय कहाँ से बिलोंग करते हैं। सबसे पहली बात तो ये, तो होम्स महोदय जो है, होम्स महोदय की बात करें तो नंबर 1, होम्स एक होम्स जो है एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट है, यानी कि भूगर्भ शास्त्री। क्या है? भूगर्भ शास्त्री। कहाँ के हैं? ब्रिटिश, यानी ब्रिटेन के भूगर्भ शास्त्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है कि इन्होंने थ्योरी कब दी, तो इनकी थ्योरी का समय 1928-29, ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने जो थ्योरी दी वो 1928-29 के समय की इनकी थ्योरी है। और यहाँ से ये 2 चीज़ों को समझा पाएँ। नंबर 1 जो इन्होंने समझाया है, वो पहले फर्स्ट पॉइंट समझाया, ओरिजिन ऑफ माउंटेन, यानी कि पर्वतों की उत्पत्ति को समझाया। सबसे पहले पर्वतों की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया, पर्वतों की उत्पत्ति की चर्चा की। ठीक है, और बी पॉइंट जो समझाने का प्रयास किया, वो समझाने का प्रयास किया ज्वालामुखी उद्गार। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होता है, इन्होंने ये भी समझाने का प्रयास किया कि वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होता है, और ओरिजिन ऑफ फोल्डेड माउंटेन, या पर्वतों की उत्पत्ति, या यूँ कह लीजिए वलित पर्वतों की उत्पत्ति, वलित पर्वतों की उत्पत्ति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि वलित पर्वतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उसको समझाने का इन्होंने प्रयास किया है कि किस प्रकार से वलित पर्वत बने होंगे और ज्वालामुखी उद्गार किस प्रकार से होता होगा, इसके बारे में समझाने का प्रयास किया है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहले। अब देखिए, नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि पर्वतों की उत्पत्ति से संबंध में होम्स ने जो पहले कॉपर से पहले हम जो पढ़कर आए हैं उसके बारे में भी अपनी विचार प्रस्तुत करते हैं होम्स महोदय। तो कॉपर से पहले
हमने पढ़ा था कि जो भूसन्नति होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 लिथोजेनेसिस होता है, यानी कि भूसन्नति का विकास होता है। फिर बी कवर किया था हमने, ओरोजेनेसिस, यानी कि पर्वतों के निर्माण की अवस्था होती है। और तीसरी हमने पढ़ा था ग्लिप्टोजेनेसिस, यानी कि विकास की अवस्था होती है। ठीक उसी प्रकार से होम्स ने भी यहाँ 3 बातें कही। सबसे पहले इन्होंने तीनों बातों को कहा। तो सबसे पहले इन्होंने कहा अवसादन अवस्था, अवसादन अवस्था कि सबसे पहली अवसादन अवस्था होती है, यानी सेडिमेंटेशन होता रहता है। वो जो भूसन्नति होती है उसमें सेडिमेंटेशन या जो गैप होता है वहाँ पे धीरे धीरे सेडिमेंटेशन, अवसाद इकट्ठा होता रहता है। अवसाद इकट्ठा जैसे जैसे होता है तो उसमें वलन अवस्था आती है। क्या आना शुरू होता है? वलन अवस्था, यानी उसमें वलन आना प्रारंभ होते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ साथ उसमें वलन अवस्था आती है, वलन आना प्रारंभ होते हैं। और उसके बाद इन्होंने तीसरा स्टेज बताया उत्थानोवस्था। तीसरा पॉइंट बताया इन्होंने उत्थानोवस्था, यानी सबसे पहले अवसादन अवस्था, सबसे पहले अवसादन अवस्था आती है, फिर वलन अवस्था आती है और फिर उसके बाद उत्थान अवस्था आती है। ये तीनों स्टेजेस जो हैं वो 1 बाय 1 काम करते हैं। जैसे हम इसको कह सकते हैं लिथोजेनेसिस, हम इसको कह सकते हैं लिथोजेनेसिस, इसको हम ओरोजेनेसिस कह सकते हैं क्योंकि पर्वतों का निर्माण होता है, वलन हो रहे हैं। और तीसरा क्या, उत्थानोवस्था, यानी कि हम इसको कहते हैं विकास की अवस्था, ग्लिप्टोजेनेसिस। हम इसको जनरली हम ये भी कह सकते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात ये है कि एक तो ये ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है, ठीक है, भूगर्भ शास्त्री ब्रिटेन के। 1928-29 में इन्होंने अपनी थ्योरी को रखा और जो कि 2 कॉन्सेप्ट पर आधारित थी। नंबर 1 पर्वतों की उत्पत्ति या वलित पर्वतों की उत्पत्ति या न्यू फोल्डेड माउंटेन किस प्रकार से राइज किया, किस प्रकार से ये इनकी उत्पत्ति हुआ, ओरिजिन हुआ। और फिर बी पॉइंट जो था, इन्होंने समझाने का प्रयास किया कि ज्वालामुखी उद्गार किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन किस प्रकार से होता है, ये भी समझाने का प्रयास किया। 3 इनके मुख्य बिंदु रहे। सबसे पहली अवसादन अवस्था कि किस प्रकार से अवसाद, सेडिमेंट जो होता है वो डिपॉजिट होना शुरू होता है, फोल्ड कैसे होता है, वलन कैसे पड़ते हैं, और फिर उत्थान अवस्था यानी ओरोजेनेसिस फिर किस प्रकार से होता है। इन्होंने इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब आगे हम बात करते हैं, ये कहते हैं ये जो स्वेस का मत है उस स्वेस से मत से प्रभावित थे। और जहाँ स्वेस ने, आपको ध्यान हो, स्वेस ने 3 परतों की चर्चा की थी स्वेस महोदय ने, आपको ध्यान होना चाहिए। एक सियाल के बारे में बताया था, एक सीमा के बारे में बताया और दूसरा नीफे के बारे में बताया, ठीक है। तो स्वेस महोदय ने 3 बातों पे चर्चा की थी। जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं तो इन्होंने कहा जो सियाल है, इस सियाल पर महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, सियाल पर महाद्वीपों का निर्माण हुआ है जो कि सीमा पर तैर रहे हैं। और सीमा क्या है? महासागरीय भाग, ठीक है। ये तो हो गया महाद्वीपीय भाग, ये हो गया महासागरीय भाग। और नीफे क्या हो गया? आंतरिक। नीफे कैसा हो गया? आंतरिक भाग हो गया, जो कि कैसा हो सकता है? कठोर हो सकता है, ठीक है। और आपको ध्यान होगा ये भाग चुंबकीय है, ये भाग कैसा है? चुंबकीय है, ठीक है। कठोर हो सकता है, चुंबकीय हो सकता है। कैसा भाग? नीफे वाला भाग। और नीफे वाले भाग में यहाँ पर निकल प्लस फेरस, नीफे जो है वो निकल प्लस फेरस से बना हुआ है, यानी इसमें निकल पदार्थ भी हैं और फेरस या फेरियम के पार्ट भी हैं, जो कि आंतरिक भाग किस प्रकार का होता है? कठोर या चुंबकीय हो सकता है। सीमा का जो पार्ट है ये महासागरीय भाग हो सकता है, जहाँ पर अधिक घनत्व की चट्टानें पाई जाती हैं। सीमा का जो भाग है यहाँ पर घनत्व अधिक देखने को मिलता है। नीफे पे सबसे सर्वाधिक घनत्व देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 10-11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व देखने को मिलता है। और फिर फर्स्ट जो है वो सियाल है, और सियाल जो है, सियाल पर महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, जहाँ पर घनत्व जो है वो हमें 2 से 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब देखने को मिलता है।
तो ये स्वेस का मत था और स्वेस के मत से होम्स भी प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने ये बात कही। और इन्होंने कहा है कि जो हमारी क्रस्ट है ना, जो हमारा क्रस्ट वाला भाग है वो फ्लोट कहाँ कर रहा है, वो सब स्ट्रेटम में या अधे स्तर में फ्लोट कर रहा है। तो ये अधे स्तर की भी बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। होम्स महोदय, होम्स महोदय जो है ये कहते हैं कि महाद्वीप जो है ये महाद्वीप तैर रहे हैं। ये कहते हैं कि हमारे जो महाद्वीप हैं ये कहाँ तैर रहे हैं, ये अधे स्तर पर तैर रहे हैं। कहाँ तैर रहे हैं, अधे स्तर, या इसको बोलते हैं सब स्ट्रेटम। कहाँ तैर रहे हैं, सब स्ट्रेटम में ये तैर रहे हैं, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। महाद्वीप कहाँ तैर रहे हैं, तो महाद्वीप अधे स्तर पे तैर रहे हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, सब स्ट्रेटम का जो पार्ट है वहाँ तैर रहे हैं। या इसको हम एक नाम और दे दें समझने के लिए, तो हम इसको एस्थेनोस्फेयर भी कह सकते हैं। क्लियर, हम इसको एस्थेनोस्फेयर भी कह सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, अधे स्तर या सब स्ट्रेटम। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। नोट कीजिए इसे फटाफट आप। चलिए अब एक डायग्राम के माध्यम से हम होम्स का सिद्धांत समझ लेते हैं, और वर्बली मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा, आप नोट करते जाएं। देखिए जैसा डायग्राम हमने पहले भी बना रखा है, सेम उसी तरह का डायग्राम बनाते हैं और समझने का प्रयास हम करेंगे इस डायग्राम को। इसमें जो एरो लगे हुए हैं, इन एरो का सही लगा होना बहुत ज़रूरी है। यदि एरो गलत हैं इसका मतलब जो मूवमेंट हम बात करेंगे वो मूवमेंट गलत हो सकता है। क्लियर है? ये प्लेट मार्जिन शो कर रहा है, ये प्लेट मार्जिन वाला पार्ट बताना चाह रहा है कि प्लेट मार्जिन वाला रीजन होता है, और इस प्लेट मार्जिन में आपको दो प्रकार के कन्वर्जेंट या आपको डाइवर्जेंट दिख रहे हैं, मतलब प्लेट मार्जिन आपको दिख रहे होंगे, आप देखें
आपको इसमें ये जो भाग है इस वाले रीजन में यानी प्लेट मार्जिन है, और ये जो है ये भूसन्नति का निर्माण करता है। किसका निर्माण कर रहा है? भूसन्नति का निर्माण कर रहा है, राइट। या भू अभिनति भी हम कह सकते हैं, भूसन्नति कह सकते हैं, भू अभिनति कह सकते हैं, जियोसिंक्लाइन कह सकते हैं। अब देखिए इसमें दो प्लेटें जो हैं, ये प्लेट और ये प्लेट, मान लेते हैं ये प्लेट ए होगी और ये प्लेट बी होगी। ए प्लेट और बी प्लेट एक दूसरे की तरफ गति कर रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जब एक प्लेट दूसरी तरफ प्लेट की तरफ आ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इस पार्ट को हम कहते हैं अभिसारी, अभिसारी प्लेट मार्जिन या सीमांत। क्लियर? और ये जो प्लेट है ये अधिक घनत्व की है, ये आपको ध्यान रखना है। घनत्व कैसा है? मैंने प्लस कर दिया, अधिक। और इस प्लेट की तुलना में ये जो प्लेट, ये तो अधिक घनत्व की है, तो ये प्लेट कैसी होगी? इसका घनत्व कैसा होगा? कम होगा। क्लियर? क्योंकि ये प्लेट ऊपर की तरफ गति कर रही है, प्लेट नीचे की ओर गति कर रही है। क्लियर? यहाँ बात समझ में आती है। अब आगे की बात करें तो ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग मैं जो बनाने वाला हूँ अभी, ये जो भाग है ये एस्ट्रोनोस्फेयर का पार्ट है। ठीक है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं जो डॉट डॉट में मैंने बनाया है, ये पार्ट है एस्ट्रोनोस्फेयर का, जिसको अधे स्तर भी कहते हैं, सब स्ट्रेटम भी हम कहते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, एस्ट्रोनोस्फेयर भी लिख सकते हैं और सब स्ट्रेटम भी लिख सकते हैं। सब स्ट्रेटम एक इसका नाम है, दुर्बलता मंडल भी नाम देते हैं, एस्ट्रोनोस्फेयर भी हम नाम देते हैं। सब स्ट्रेटम या अधे स्तर, क्लियर हो गया? अधे स्तर, सब स्ट्रेटम, ये नाम हो गया। अब देखिए इस वाले भाग से ये जो सब स्ट्रेटम होता है या दुर्बलता मंडल होता है, ये कैसा होता है? विस्केसियस फॉर्म में होता है। विस्केसियस फॉर्म में होने के कारण अब जैसे यहाँ पर इसको एक पार्ट मिला हुआ है जहाँ से ये भाग या ये जो तरल भाग होता है, जो कि सब स्ट्रेटम में जो पार्ट होता है कैसा होता है? तरल। ध्यान रखें, दुर्बलता मंडल में जो सब स्ट्रेटम वाला पार्ट है ये कैसा होता है? तरल होता है। तो तरल होने के कारण क्या होगा? जैसे ही भाग यहाँ पर आपको गैप मिलता है, गैप मिलते ही क्या होगा? ये जो भाग होगा ये ऊपर की ओर गति करेगा, यानी कि ये जो तरल पदार्थ है ये ऊपर की ओर ऐसे गति करता है, ये इस प्रकार से गति करेगा। और जैसे ये ऊपर की ओर आएगा तो यहाँ एक क्षेत्र डेवलप हो जाएगा जिसको हम कहेंगे ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी से क्या में प्राप्त होता है? तो लावा। अब देखिए यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या डेवलप हुआ, इंपॉर्टेंट बात यह है, इस क्षेत्र में कौन सा प्लेट मार्जिन डेवलप हुआ? इस प्लेट मार्जिन को आप क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान होगा, इस प्लेट मार्जिन को आप अपसरण कहते हैं या अभिसारी, अभिसारी प्लेट सीमांत, यही नाम देते हैं आप, अपसारी प्लेट सीमांत। यानी कि इसको बोलते हैं आप डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से हटती है, एक भाग दूसरे भाग से हटता है, तो आप उसको क्या नाम देते हैं? उसको आप देते हैं अपसारी प्लेट सीमांत या फिर डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, राइट। और यहाँ जो अभिसारी गति हो रखी है, यहाँ जो अभिसारी सीमांत बना है, अभिसारी गति हुई है प्लेटों की, इसको आप क्या नाम देते हैं? इसको आप इंग्लिश में कन्वर्जन प्लेट मार्जिन कहते हैं, राइट। यहाँ जो एक्टिविटी हो रही है, जब दोनों प्लेटें जुड़ रही हैं आपस में, वो हो जाएगा कन्वर्जन प्लेट मार्जिन। जब दो प्लेटें हटती हैं तो उसको आप बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। इज इट क्लियर? अब ध्यान रखें,
जब दो भाग जुड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में भूसन्नति बन जाती है। ये क्या बन गई? भूसन्नति। और भूसन्नति बनने से यहाँ पर धीरे धीरे क्या इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे? अवसाद इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जो सेडिमेंट है वो यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, राइट। और जब डाइवर्जेंट मार्जिन होता है, जब दो भाग अलग अलग हो जाते हैं, तो ये जो मैग्मा होता है या जो दुर्बलता मंडल होता है, जो कि कैसा होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको बीच में। ये किस प्रकार का होता है? ये तरल होता है ना। पूर्ण रूप से तरल नहीं होता, तो ये विस्केसियस फॉर्म में होता है, यानी कि ये चिपचिपा होता है। पूर्ण रूप से तरल नहीं होता, चिपचिपे फॉर्म में होता है, और ये ऊपर की ओर गति करता है। तो ये जो ऊपर की ओर गति होती है, या यहाँ से मैग्मा ऊपर की ओर धक्का देता है, ये धक्का क्यों देता है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि यहाँ से संवहनिक धाराएं, यहाँ से जो संवहनिक धाराएं हैं वो ऊपर की ओर गति करती है। ये ऊपर की ओर गति करती है, और ऊपर की ओर गति करने से ही यहाँ पर दो जो पार्ट बने हैं, पार्ट ए यानी अपसारी और पार्ट बी यानी अभिसारी सीमांत। तो ये कैसे बने हैं? तो एक डायग्राम से और समझते हैं, ठीक है। यहाँ छोटा डायग्राम बना देते हैं। मान लीजिए स्थलीय भाग है आपका पृथ्वी का, ये पृथ्वी का स्थलीय भाग है। ये आपकी पृथ्वी का स्थलीय भाग है, और ये भाग जो है ये एक प्रकार का इस तरह का है। यहाँ आपके मैग्मा वाला पार्ट है। ये पूरा का पूरा पार्ट कैसा है? मैग्मा का पार्ट है। तो यहाँ से जो संवहनिक धाराएं हैं वो कुछ इस प्रकार से चलना प्रारंभ होती है। दोनों तरफ से संवहनिक धाराएं चलती हैं, और उनका प्रोसीजर कुछ इस प्रकार से होता है। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चलना प्रारंभ होती है। दोनों तरफ से ये आगे बढ़ती है, देखिए ये यहाँ से शुरू हुई, फिर ये इधर मूव करती है, इधर मूव करती है, इधर मूव करेगी, ये आगे जाकर फिर मूव करेगी। इसी प्रकार से ये मूव करती है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ मूव, इस तरह से मूवमेंट होता है इनमें, क्लियर। यानी कि ये जो संवहनिक धाराएं होती हैं ये आंतरिक भाग से, यानी जो अधस्तर भाग है, सब स्टेटम का जो पार्ट है वो वाले पार्ट से, सब स्टेटम के पार्ट से ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर ऐसे उठती है और फिर ऐसे जाती है, ऊपर की ओर उठती है फिर ऐसे जाती है। तो यहाँ पर दो स्थितियाँ बनती है। दो स्थितियाँ कैसे बनती है? एक भाग तो इस तरह से अपसारी प्लेट मार्जिन बन जाता है, और दूसरा भाग जो है वो अभिसारी प्लेट मार्जिन बन जाता है, राइट। क्लियर, समझ में आ गया? तो आप इसे नोट कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आपको ये रीजन समझ में आ रहा होगा, भूसन्नति वाला पार्ट समझ में आ रहा होगा। इस भूसन्नति से ही धीरे धीरे पर्वतों का निर्माण होना शुरू होता है, और जिसे होम्स क्या कहते हैं कि पर्वतों का जो निर्माण है वो संवहनिक धाराओं के माध्यम से होता है। ये बात आपको समझ में आ चुकी है, राइट। लिखें, नोट कीजिए इसे आप, ठीक है। ये समझ में आ गया है। इसको एक बार, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को ध्यान से समझिएगा। ये जो संवहनिक धाराएं होती है ये ऊपर की ओर आती हैं, इनको धक्का देती है। अब धक्का किसको देती है? तो ये प्लेट्स हैं, यानी हमारा जो क्रस्ट वाला पार्ट है ये परपटी कह दे सकते हैं, क्रस्ट कह सकते हैं, राइट। क्रस्ट हो सकता है, भूपरपटी वाला हिस्सा हो सकता है, तो इसको धक्का देती है। और यहाँ पर हमारे क्या बने हुए? ये महाद्वीप बने हुए हैं, महाद्वीप बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? महाद्वीप, राइट। तो ये धीरे धीरे भाग जो होता है, जब ऊपर की ओर धक्का दिया जाता है
तो यहाँ गैप आना शुरू हो जाता है। इस भाग में क्या आता है, गैप, या यूँ कह सकते हैं कुछ स्थान बन जाता है, और इस स्थान से फिर धीरे धीरे ये वाली क्रिया होना शुरू होती है, यानी ज्वालामुखी रूपी क्रिया होती है और उससे लावा निकलना प्रारंभ हो जाता है। और ये भाग जब इधर की ओर डाइवर्जेंट होता है, इधर की ओर जाता है, या ये भाग इधर की ओर जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाती है, यानी कि यहाँ पर अभिसारी प्लेट मार्जिन बनना शुरू होता है। और ऐसी स्थिति में ये क्या जो डेवलप होता है इसको हम क्या कहते हैं, भूसन्नति, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और यहीं से ये भाग जो नीचे की ओर गया है, यानी ये भाग प्लेट का जो नीचे की ओर गया है, नीचे की ओर जाने के कारण क्या होता है, यहाँ पर तापमान अधिक हो जाता है, और तापमान अधिक होते ही क्या होगा, ये गलना प्रारंभ होता है, और गलने से क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा। गलने से क्या प्रारंभ होगी, ऊष्मा, और ऊष्मा जैसे बनेगी, यानी ऊष्मा और जलवाष्प जैसे होगा, तो कंडीशन फिर क्या अप्लाई हो जाएगी, कंडीशन यहाँ पर फिर अप्लाई हो जाती है पुनः संवहनिक धाराओं की। किसकी अप्लाई होती है कंडीशन, संवहनिक धाराओं की कंडीशन अप्लाई होती है, और ये पुनः फिर ऊपर की ओर इसको उठाना प्रारंभ कर देती है। ये दोनों डायग्राम आप अच्छे समझ लो। उसके बाद होम्स कहते हैं कि 3 स्टेजेस में काम करता है, स्टेजेस ए, बी और सी। 3 स्टेजेस आती हैं संवहनिक धाराओं की। सबसे पहली स्टेजेस क्या आती हैं, सबसे पहली स्टेजेस समझिए। सबसे पहली स्टेजेस में ये होता है कि कुछ भाग जो होता है वो पहले ऑलरेडी ये क्रिया चलती रहती है, और जब ये क्रिया उत्पन्न होना शुरू होती है या इसका प्रोसीजर होना शुरू होता है, तो यहाँ इस भाग से बहुत अधिक मात्रा में जो पदार्थ होता है वो गर्म होता है, उसमें ऊष्मा होती है, तापमान अधिक होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ से संवहनिक धाराएं ऊपर की ओर चलना प्रारंभ होती है। मतलब कहाँ पर, यहाँ क्रस्ट वाले पार्ट पर चलना प्रारंभ होती है। ये बहुत अधिक ऊष्मा वाली होती है। जहाँ से चलती है और फिर धीरे धीरे निरंतर ये ऊपर की ओर बढ़ती है, तो इसमें ताप थोड़ा कम होता चला जाता है। कारण क्या है, क्योंकि जिस क्षेत्र की ओर बढ़ रही है वहाँ तापमान कम है, घनत्व वहाँ कम है, चट्टानों की जो संरचना वहाँ पे अलग है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है ये धीरे धीरे ठंडी होती जाती है ना, लेकिन उतनी ठंडी नहीं होती जितनी इतना ठंडा होना इसको चाहिए। लेकिन जैसे ये ऊपरी भाग से टकराती है, तो टकराने के परिणाम स्वरूप ये धीरे धीरे और कूलिंग होती है, और ठंडी होना प्रारंभ हो जाती है, और ये आगे की ओर क्रिया करती जाती है। क्योंकि वहाँ जो आपका क्रस्ट वाला पार्ट है, उस क्रस्ट वाले पार्ट में विभिन्न प्रकार की बाह्यजनिक क्रिया होना प्रारंभ होती है, जिसके माध्यम से इसका जो भाग है वो धीरे धीरे ठंडा होता चला जाता है। और आंतरिक भाग में धीरे धीरे क्या होता है, जो पदार्थ होता है वो पदार्थ नीचे रहना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे और कम हो जाता है, और ऊपर जाते जाते पदार्थ और कम हो जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप ये भाग ठंडा होते 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 फिर पुनः दूसरी धाराओं में विभक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो पहली स्टेजेस इस तरह से काम करना प्रारंभ करती है। दूसरी स्टेजेस फिर अप्लाई होती है, और दूसरी स्टेजेस में हम क्या देखते हैं कि दूसरी स्टेजेस क्या है, दूसरी स्टेजेस बहुत अधिक हॉट होती है, बहुत अधिक गर्म होती है, और गर्म होने के परिणाम स्वरूप वो तेज़ गति से ऊपर की ओर जाती है, और जब वो तेज़ गति से ऊपर की ओर जाती है तो वो धीरे धीरे फिर कूलिंग होना भी प्रारंभ कर देती है। और ये जो प्रोसीजर है ये निरंतर प्रोसीजर चलता रहता है। ऐसी अवस्था निरंतर देखने को मिलती रहती है। और इनमें हमें क्या देखने को मिलता है, जब ऐसी क्रिया हो जाती है तो तलछटी दबाव जो सेडिमेंटेशन होता है उसका प्रेशराइज यहाँ पर होता रहता है, और प्रेशराइज होने के कारण क्या होता है, इस रीजन में बहुत अधिक दबाव बढ़ता है, और दबाव बढ़ने के कारण कुछ भाग जो होता है वो नीचे की ओर सबडक्ट होता है, नीचे की ओर चला जाता है, और जब नीचे की ओर जाने से क्या होता है, वहाँ तापमान बढ़ता है, वहाँ गलना प्रारंभ होता है, हीटिंग होती है, यानी ऊष्मा बढ़ती है, और ऊष्मा बढ़ने से वहाँ पे संवहनिक धाराएं पुनः फिर प्रारंभ हो जाती है। ये दूसरी स्टेजेस में होता है, और आसपास का जो भाग होता है वो संपीड़ित होना लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि एक भाग डाइवर्जेंट होता है तो कहीं ना कहीं उसका कन्वर्जेंट होता है, जैसे इस डायग्राम में आपको बताया गया है। इस डायग्राम में जो ए पार्ट है ये बी की ओर गति कर रहा है, या कह सकते हैं बी पार्ट जो है वो ए की ओर गति कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में एक भाग जो है वो नीचे की ओर, जहाँ घनत्व अधिक है, जिस प्लेट का घनत्व अधिक है वो कम घनत्व की प्लेट में सबडक्ट हो जाता है, चला जाता है। तो इसका ये भाग तो जो होता है, जो
मेंटल वाले पार्ट में आ गया, ये सब स्टेटम वाले पार्ट में आ गया तो गलना प्रारंभ करता है। लेकिन यहाँ की ओर संपीड़न होना प्रारंभ हो जाता है, जो हमने कोबर में भी पढ़ा था, आपको याद होगा कोबर में भी पढ़ा था। कोबर में भी ये कहा गया था कि यहाँ पे धीरे धीरे संपीड़न बल होना प्रारंभ हो जाता है। अब तो आपको कोबर का जो था वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, क्या था कोबर का, यहाँ बता देता हूँ, या इसको हटा देते हैं, ये तो आपको लिख लिया आपने। देखिए कोबर का मैं ऊपर समझा देता हूँ, या जो ओरोजेनेसिस का जो प्रोसीजर था, है ना, इस तरह से हमने बनाया था। ये प्रोसीजर था, ये आपके जियोसिंक्लाइन थी, और ये भाग यहाँ की ओर गति कर रहा था, ये भाग यहाँ की ओर गति कर रहा था, और इस भाग में वर्टिकल मूवमेंट हो रहा था, डाउनवर्ड वर्टिकल मूवमेंट हो रहा था, और इस वाले भाग में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा था। कैसा मूवमेंट? हॉरिजॉन्टल, और जिसके कारण इनमें संपीड़न पैदा हो रहा था, यानी कंपनसेशन पैदा हो रहा है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर वलित पर्वतों का निर्माण हो जाता है, क्योंकि ये भी ऊपर की ओर फोर्स करता है, ये ऊपर की ओर उठता है। अब ये ऊपर की उठने का कारण क्या है? सेम वही बात कि यहाँ ऊपर उठने का कारण क्या है? ये संवहनिक धाराएं ही है। यहाँ ऊपर उठने का कारण क्या है? ये संवहनिक धाराएं होती है जो इसको ऊपर की ओर पुल अप करती है, या अपवर्ड मूवमेंट इसमें करवाती है। ठीक है, अब देखिए तीसरे स्टेजेस में क्या होता है। तीसरा स्टेज यानी सी स्टेज क्या होता है? सी वाले स्टेज में संवहनिक धाराएं चलना बंद हो जाती है, लेकिन जो भाग ऊपर की ओर धक्का देकर या ऊपर की ओर इसको पुश कर जो भाग ऊपर की ओर उठा है वहाँ धीरे धीरे फोल्डेड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ संपीड़न का बल भी कार्य करना प्रारंभ रहता ही है। ठीक है, संपीड़न का जो बल है वो तो प्रारंभ रहता ही है। हालांकि संवहनिक धाराएं चलना बंद हो जाती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो तली होती है वो धंसने के कारण टूट जाती है। जैसे यहाँ पे इस भाग में तली जो है वो टूट गई, और टूटने के परिणाम स्वरूप हमने क्या देखा? अवसाद इकट्ठा हुआ। अवसाद इकट्ठा होने से उसको प्रेशराइज कर रहा था, दबाव डाल रहा था, और दबाव डालने के परिणाम स्वरूप संपीड़न बल बहुत अधिक हो जाता है। तो धीरे धीरे फिर पर्वतों का निर्माण इस तरह से होना प्रारंभ हो जाता है। इस थ्योरी में तो हमने ये समझा कि किस प्रकार से संवहनिक धाराओं के माध्यम से आपके पर्वतों का निर्माण हो गया। ठीक है, हालांकि कुछ आलोचक ये बात करते हैं कि संवहनिक धाराएं इतनी प्रभावी कैसे हो सकती है जो इतने बड़े बड़े पर्वतों का जिसने निर्माण कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्रिटिसाइज होता है, इसका क्रिटिसिज्म कहलाता है कि किस प्रकार से संवहनिक धाराएं इतने बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण कर सकती है। क्या संवहनिक धाराएं इतने समय तक चल सकती है? क्योंकि पर्वतों का निर्माण कुछ समय में नहीं होता, यानी हम यूँ कहें कि 10 दिन 100 दिन 1000 वर्ष 2000 वर्ष नहीं, ये करोड़ों वर्षों की घटना है। ये बहुत लंबी घटना है, बहुत प्रोसीजर है। हो सकता है हमारा जीवन समाप्त हो जाए, दूसरा भी जन्म हो जाए तो भी समाप्त हो जाए, और उसके बाद पर्वतों का पता नहीं कब निर्माण होता है। यानी यूँ कह सकते हैं कि आज के जो पर्वत है या भविष्य में जो पर्वत बन रहे होंगे वो कहीं ना कहीं निर्माण की अवस्था में होंगे, लेकिन उनका निर्माण कब होगा, कैसे होगा, ये हम अभी नहीं बता सकते, क्योंकि लंबी समयावधि होती है, लंबा प्रोसीजर होता है। चाहे वो भूगर्भ के आंतरिक भाग में हो, यानी कि जो मेंटल वाला पार्ट है वहाँ उसकी एक्टिविटी किस प्रकार की चल रही होगी, उसको वहाँ पे कितना समय लगेगा, ये हम नहीं बता सकते। राइट, उसके बाद संपीड़न का स्टेजेस आएगा, यानी कि वहाँ पर संपीड़न होना शुरू होगा, प्रेशराइज होना शुरू होगा, तो वो किस प्रकार से होगा, कितना समय लेगा, ये भी बताना निश्चित नहीं है। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि जो भू आकृति जिसने जन्म लिया है, लाइक पर्वत है, पठार है, मैदान है, जिसने जन्म लिया है उसका निश्चित ही समाप्ति की ओर वो जाएगी भी जरूर, और जब समाप्ति की ओर जाएगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आकृति भी मिल सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि न्यू एविडेंस के आधार पर, नए तथ्यों के आधार पर अब नवीनतम जो पर्वतमाला है वो कहाँ बन सकती है, किस अवस्था में बन सकती है, आपको वो भी ध्यान रखना है। कौन सा ऐसा डिप्रेशन आ रहा है, ऐसा कौन सा गर्त मिल रहा है जहाँ पर नई पर्वतों का जन्म हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी ध्यान रखना है। ओके, नाउ कहीं ना कहीं देखिए इस थ्योरी से कहीं ना कहीं ये कुछ समझ में भी आ रहा है कि एक ही प्लेट टेक्टोनिक के लिए आधार मजबूत करती है।
प्लेट टेक्टोनिक की बात कर लें या हम महाद्वीपीय विस्थापन की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं ये महाद्वीपीय विस्थापन और प्लेट टेक्टोनिक के लिए एक आधार प्रस्तुत करती है। हालांकि वैगनर ने जो थ्योरी दी थी वो 1912 में वैगनर की थ्योरी आई थी, तो वहाँ वैगनर की थ्योरी को भी यही बात कही गई कि किस प्रकार से विस्थापन हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं इस थ्योरी में भी ये बात सत्यता स्थापित करती है। हालांकि होम्स ने जियोमैग्नेटिज्म की बात नहीं की, जियोमैग्नेटिज्म किस प्रकार से होता है ये बताने में वह असमर्थ रहे। लेकिन चूंकि काफ़ी हद तक इन्होंने समवैनिक धाराओं के प्रोसेसर को बताया और ये बताया कि इस भाग में बहुत उच्च मात्रा में थोरियम और यूरेनियम पाए जाते हैं, और यूरेनियम और थोरियम जो होते हैं इस भाग में बहुत अधिक, जब इनमें संयोजन होता है या वियोजन होता है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा देते हैं। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा देते हैं। तो ये पदार्थ जो हैं ये किस प्रकार पाए गए होंगे, ठीक है, और ये पदार्थ वास्तविकता में ऊष्मा तो देते हैं, लेकिन ये एक्टिविटी फिर किस प्रकार से होती होगी, इसको समझाने में थोड़ा सा ये होम्स महोदय असमर्थ रहे। राइट, तो इनका जो कॉन्सेप्ट है वो एक प्रकार से साइंटिफिक टाइप में है टेलर और वैगनर की थ्योरी के कंपैरिजन में, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से प्लेट मार्जिन थ्योरी के लिए एक आधार प्रस्तुत करते हैं। तो होम्स की इस थ्योरी में हमने जाना कि किस प्रकार से संवैनिक धाराओं के माध्यम से पर्वतों का निर्माण हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम प्लेट मार्जिन थ्योरी को पढ़ते हैं, हैरी एस की थ्योरी को पढ़ते हैं, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट को पढ़ते हैं, तो काफ़ी हद तक ये समझ में आता है कि संवैनिक धाराएं जिम्मेदार तो है ही, साथ ही साथ ये जो मूवमेंट भी होते हैं इन मूवमेंट के लिए भी बाह्य शक्तियाँ, आंतरिक शक्तियाँ बहुत अत्यधिक मात्रा में जिम्मेदार होती है। तो हमने पढ़ लिया है आज के सेशन में होम्स का संवैनिक धाराओं का सिद्धांत। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे आपके जोली का मत, जोली के मत की हम चर्चा करेंगे कि जोली ने किस प्रकार से पर्वतों के निर्माण की उत्पत्ति की बात कही। और दो थ्योरी इंपॉर्टेंट है, दोनों थ्योरी को आपको मैंने समझा दिया है। सबसे फर्स्ट जो थी आपके कॉबर की थ्योरी थी, और सेकंड ऑफ आपकी ये जो होम्स की थ्योरी है इसका डायग्राम आपको मैंने समझाया, डायग्राम बनाया मैंने, और किस प्रकार से संवैनिक धाराएं जो है पर्वतों की उत्पत्ति करती है इसके कॉन्सेप्ट को भी हमने समझ लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और यदि इसके बेस पे यदि कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट थ्योरी के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए थैंक यू।